नमस्कार दोस्तों, वीएसएम बोर्ड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का सेकंड पार्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अपनी सीरीज में फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, हम एक बार रिवाइज कर लें। तो हम लोगों ने तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत में देखा है कि भाई कोई भी जो अयस्क होता है, सबसे पहले हम धातु के जो यौगिक होते हैं जिनको मृदा से निकालते हैं उनको अपन कह देते हैं खनिज। और वो खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति सरल होती है, अधिक मात्रा में होती है और सस्ती चीपर होती है, कम लागत में हो जाती है, धातु के उस खनिज को हम उसका अयस्क कह देते हैं। अब ये जो अयस्क है इसमें होती हैं अशुद्धियां, और इन अशुद्धियों से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, शुद्ध धातु जो हमें प्राप्त करनी है वहां तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं धातु कर्म या मेटलर्जिकल प्रोसेस। बेसिकली अगर हम कहें तो मेटलर्जिकल प्रोसेस या धातु कर्म में हमारे पास में कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहले स्टेप में हम इसको ग्राइंडिंग या चूर्णीकरण कर देते हैं। जो धातु के हमें बड़े बड़े अयस्क प्राप्त होते हैं हम उसको पीस कर उसका चूर्ण बना लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम इसको कॉन्सेंट्रेशन करते हैं या सांद्रण करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, धातु का जो अयस्क है उसमें जो अशुद्धियां हैं, उन प्राइमरी अशुद्धियों को, जो मिट्टी है या और भी अशुद्धियां हैं, उनको हम अलग कर देते हैं, जिससे उस अयस्क में धातु की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम सांद्रीकरण कहेंगे। या इसमें हमारे तीन तरह के प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रोसेस होगा गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा प्रोसेस हमारा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा प्रोसेस हमारा होता है झाग प्लवन विधि। इन तीन प्रोसेस में से जो प्रोसेस हमारे लिए सुटेबल होगा उस प्रोसेस से हम अयस्क का सांद्रण करेंगे। तीसरा जो स्टेप है उसमें हम धातु का मेटल ऑक्साइड के रूप में, धातु को मेटल ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करेंगे। और धातु की उसकी मेटल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, इसमें हम दो प्रोसेस काम में ले सकते हैं। या तो हम काम में लेते हैं निस्तापन, और या फिर हम काम में लेते हैं भर्जन। जहां याद रखना है, भर्जन केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लिया जाता है, और ऐसे ही सांद्रण की जो विधि है झाग प्लवन विधि, वो भी हमारी सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है। अदरवाइज हमारे पास में जो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अयस्क हैं उसके लिए हम निस्तापन विधि का काम में लेंगे और धातु ऑक्साइड में इसको परिवर्तित कर लेंगे। चौथे स्टेप में ये जो धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है, इस धातु ऑक्साइड को अपचयित करके हम धातु प्राप्त करेंगे, और इस स्टेप को हम बोल देते हैं प्रगलन। अब ये जो धातु हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है, इस धातु को फर्दर और प्यूरिफाई करना है, इसको हमें शुद्ध अवस्था में ले जाना है, जिस प्रोसेस के लिए हम अलग अलग स्टेप काम में ले लेते हैं। और यहाँ इन 5 स्टेप से गुजारने के बाद में हमें क्या होगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ये वाला हमारा प्रोसेस कहलाता है धातु कर्म। ठीक है, चलिए अब हम अपने प्रश्न पर आ जाएं। तो पहला प्रश्न हमारा है, कॉपर पाइराइट का सूत्र है। ये देखिए पाइराइट यहाँ लिखा हुआ है। आपको जनरल याद रखना है कि जब भी अगर पाइराइट आएगा तो पाइराइट का मतलब जनरली सल्फाइड अयस्क होता है, यानी किसी धातु का उसके सल्फाइड के साथ बना हुआ जो कंपाउंड है, जनरली उसको अपन पाइराइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉपर पाइराइट मतलब कॉपर का सल्फाइड हमारे पास में होगा, तो ये कॉपर और आयरन का सल्फाइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट बोथ कॉपर और आयरन दोनों के क्या होते हैं, सल्फाइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो CuFeH2 कॉपर पाइराइट का सही फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। देखिए एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, और एल्यूमिनियम मेटल का प्रमुख अयस्क हमसे पूछा हुआ है। तो हमें यहाँ पर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिसका फॉर्मूला हमारा होगा Al2O3.2H2O। तो यह हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क होगा, जिससे हम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। फेल्सपार यह आपके कैल्शियम का अयस्क होता है। फॉर्मूला अगर अपन देखें तो इसका फॉर्मूला होगा CaF2। इसमें कहीं भी आपको एल्यूमिनियम धातु देखने को नहीं मिलती, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है मेलाकाइट। मेलाकाइट क्या होता है, इसमें कॉपर कार्बोनेट और कॉपर अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो Cu2CO3 और
OH का होल ट्वाइस, दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, आपके मेलाकाइट बन जाता है, यानी ये किसका, कॉपर धातु का अयस्क है। तो हमसे केवल एल्यूमिनियम धातु पूछी हुई है, तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क हमारा हो जाएगा केवल बॉक्साइट। ठीक है, Al2O3.2H2O एल्यूमिनियम धातु का अयस्क हमारा हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों से संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनाता है, इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान दें, प्रगलन प्रोसेस क्या होगा कि हमारे पास में जो धातु ऑक्साइड है, उस धातु ऑक्साइड में हम कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, या तो कोक मिलाएंगे या तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे, और इसको अपचयित करके हम मेटल या और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन कहेंगे प्रगलन। तो हम क्या कर रहे हैं, धातु ऑक्साइड से शुद्ध धातु या धातु ऑक्साइड में से धातु को अपचयित करके बाहर निकाल रहे हैं। तो अपचयित करके हटाने का जो प्रोसेस है, इसको अपन कहेंगे प्रगलन। और इसमें हम क्या करते हैं, अशुद्धियों के साथ संयोजित होने के लिए, जैसे मान लीजिए धातु है, अब इस धातु में जो अशुद्धियां उपस्थित हैं, धातु ऑक्साइड में जो अशुद्धियां उपस्थित हैं, उन अशुद्धियों के साथ संयोजित होने के लिए एक पदार्थ मिलाते हैं जिसको अपन बोलते हैं गालक। ठीक है, और अब कि अगर अशुद्धियां आपकी अम्लीय हैं तो हम यहाँ पर क्षारीय गालक मिलाएंगे, और अगर अशुद्धियां आपकी क्षारीय हैं तो हम उसको रिएक्शन करने के लिए अम्लीय गालक मिलाते हैं। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए हम जो सब्सटेंस मिलाते हैं उसको अपन बोलेंगे गालक, और उस गालक को रासायनिक अभिक्रिया से उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ये उत्पाद जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स इसको हम कहेंगे। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये फ्लक्स हमारा कहलाता है। अब ये पंख क्या है, पंख तो देखो आप याद कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण करते हैं, तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण में क्या होगा, हम अशुद्ध कॉपर का एनोड बना लेते हैं। तो अशुद्ध कॉपर के एनोड का जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यहाँ पर कॉपर के शुद्धिकरण से जो अशुद्धियां बनेंगी, वो अशुद्धियां इस कॉपर एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, जिसको अपन कहेंगे एनोड का पंख। और कॉपर जो होगा वो पतले प्योर कॉपर की कैथोड छड़ पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एनोड पंख एनोड के नीचे जमा होता है, इस वजह से इसको एनोड पंख भी कह देते हैं। तो प्रगलन में जो उत्पाद बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास में है, पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है। ठीक है, अभी देखिए पाइराइट यानी हमने कहा कॉपर का, हमारे पास में कॉपर पाइराइट का मतलब हो जाएगा CuFeH2। तो इसमें अशुद्धि किसकी हुई, आयरन की अशुद्धि हो गई। किसकी, आयरन की अशुद्धि हो गई। अब आयरन क्या है, मेटल है, और मेटल हम जानते हैं इसका जो ऑक्साइड होगा, मेटल का जो ऑक्साइड होगा, उसकी नेचर कैसी हो जाती है, क्षारीय प्रकृति की हो जाएगी। ठीक है, तो क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अम्लीय सब्सटेंस एड ऑन करेंगे, और अम्लीय सब्सटेंस के रूप में हम इसमें मिला देते हैं सिलिका SiO2। तो जब आप मेटल ऑक्साइड आयरन में सिलिका SiO2 मिलाएंगे, तो मेटल ऑक्साइड में सिलिका मिलाने पर क्या बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा FeSiO3। फेरस का सिलिकेट यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, जो धातुमल के रूप में हमारा अलग हो जाएगा। FeSiO3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपका, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है। तो देखिए, हूप की विधि जो है वो एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण के लिए काम में ली जाती है। किसके लिए, एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण के लिए काम में ले जाने वाला प्रोसेस है। इसमें हम क्या करेंगे, लगभग 100% शुद्धता वाला एल्यूमिनियम हम यहाँ पर ऑब्टेन करने का कोशिश कर लेते हैं। किसका, 100% शुद्धता वाला एल्यूमिनियम हम यहाँ पर ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस प्रोसेस में हम करेंगे क्या, हमारे पास में एक आयरन का बना हुआ कंटेनर होता है। किसका, आयरन का बना हुआ कंटेनर होगा, जिस पर बॉटम में सबसे पहले कार्बन की कोटिंग होती है। कार्बन की कोटिंग या कार्बन की लेयरिंग यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब ये जो कार्बन की कोटिंग हो गई, इसके बाद में इसके सबसे बॉटम वाली जो लेयर है, सबसे निचली जो परत है, इस सबसे निचली परत पर सबसे निचली जो परत है उसमें देखिए हमारे पास में इम्प्योर एल्यूमिनियम भरा हुआ होता है।
क्या भरा रहेगा यहाँ पे? इम्प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, और इम्प्योर एल्यूमिनियम के साथ साथ यहाँ पर कॉपर सिलिकॉन का अलॉय भी भरा जाता है। इम्प्योर एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर और सिलिकॉन का अलॉय भी भरा जाता है। उसके बाद में जो इसकी सेकेंड लेयर होती है, इस सेकेंड लेयर में यहाँ पर आपके पास में लिक्विड फॉर्म में देखिए Na3AlF6 यानी क्रायोलाइट हो जाएगा, आपके पास में CaF2 हो जाएगा, और ऐसे ही हमारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। बेरियम का फ्लोराइड भी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड लेयर बनाएंगे, और थर्ड लेयर जो होती है वो आपके ठोस एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो मिडिल वाली लेयर में प्रेजेंट जो एल्यूमिनियम कैटायन है, ये एल्यूमिनियम कैटायन रिड्यूस होंगे, अपचयित होंगे, और अपचयित होकर कैथोड इलेक्ट्रोड पर जाकर एल्यूमिनियम के रूप में जमा हो जाते हैं। और इस विधि से हम क्या करते हैं, लगभग 100% तक शुद्ध एल्यूमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम 100% शुद्ध अगर हमें प्राप्त करना हो तो किस विधि का उपयोग करेंगे? हम एल्यूमिनियम को 100% शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए हुप की विधि का प्रयोग करते हैं। एक विधि और हम इस एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण के लिए काम में लेते हैं, और उस विधि को आप क्या कहते हैं? हॉल हेरोल्ड प्रक्रम कह देते हैं। कौन सा? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, तो दो प्रोसेस हमारे पास में एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण के लिए हो गए। पहला तो हो गया कौन सा? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, और दूसरा आपका हो जाएगा हुप्स प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास में है, कॉपर धातु को निम्नलिखित में से किस विधि से शोधित किया जा सकता है? तो देखिए, कॉपर को शोधित करने के लिए हमने कॉपर का जो अयस्क लिया उसको सबसे पहले हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, चूर्णीकरण किया, सांद्रण किया, निस्तापन और भर्जन के द्वारा हमने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, प्रगलन किया। तो उसके बाद में अगर हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त करना है तो शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करेंगे? उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमारा क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो कंटेनर है उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड काम में लेंगे, जहां पर इन 2 इलेक्ट्रोडों में से ये जो इम्प्योर कॉपर का बना हुआ, इम्प्योर कॉपर जो हमें प्रगलन से प्राप्त हुआ है, उस इम्प्योर कॉपर का तो हम बना लेते हैं एनोड। क्या बना लेते हैं? एनोड। और जो प्योर कॉपर है, उस प्योर कॉपर का पतला जो लेयर है, पतली जो छड़ है, उस पतली छड़ का काम हो जाएगा कैथोड का। ठीक है, फिर हमने इसमें भर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरने के बाद में हम इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? अब एनोड है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में यहाँ से ये जो आपका इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, उससे कॉपर कैटायन के रूप में रिलीज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इम्प्यूरिटी जो है वो इस एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नीचे जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये कॉपर कैटायन निकलना शुरू होते हैं। अब ये देखिए, कॉपर कैटायन यहाँ से निकल गए, और ये कॉपर कैटायन जो सोल्यूशन में पहुंच गए। अब सोल्यूशन में पहुंचे हुए कॉपर कैटायन क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल के रूप में कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता जाएगा, यहाँ से कॉपर कैटायन रिलीज होते जाएंगे और सोल्यूशन में जाते जाएंगे, यानी ये जो मोटी रॉड है वो पतली होती चली जाएगी। एनोड जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। और ये कॉपर कैटायन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, सोल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर कैटायन कहाँ जाएंगे? इस पतले कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होने लग जाएंगे, यानी कॉपर का जो कैथोड है वो मोटा होता चला जाएगा। इम्प्यूरिटी एनोड के नीचे जाकर जमा हो जाती है, इसे हम क्या नाम दे देते हैं? एनोड पंक। क्या नाम देते हैं? एनोड पंक नाम इसको हम दे देते हैं। तो ये जो मेथड है जिससे हम कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, इस मेथड को हम कह देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वर्णलेखी विधि या क्रोमेटोग्राफी मेथड जो है, ये भी प्रोसेस शुद्धिकरण के लिए ही है और मोस्ट एडवांस मेथड है, जिसमें हम क्या करेंगे? अलग अलग मेटल को उनके बहने के गुण के आधार पर हम सेपरेट कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी अलग अलग मेथड को उनके अधिशोषित होने की प्रवृत्ति और बहने के गुण के आधार पर हम प्यूरिफाई कर लेते हैं, जिस मेथड को अपन क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राफी मेथड।
ये मंडल परिष्करण या जोन परिष्करण विधि, इसको भी हम आगे प्यूरिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न हमारा है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो अब ये देखिए, मैग्नेटाइट, पहली बात तो ये अयस्क का नाम है और ये जिस धातु का अयस्क होगा हम उससे उसी धातु को प्यूरिफाई करेंगे। तो मैग्नेटाइट किसका, मैग्नेट से देखें Fe3O4 इसका फॉर्मूला होता है, यानी ये आयरन के ऑक्साइड का अयस्क है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इससे हम आयरन मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो मैग्नेटाइट से हम किस धातु का निष्कर्षण कर पाएंगे, मैग्नेटाइट से हम आयरन धातु का निष्कर्षण कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास में है, साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है। देखिए साइनाइड विधि जो है इसको आप हाइड्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं। कौन सी, हाइड्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी जल अपघटनी परिष्करण भी कह देते हैं। और ये साइनाइड विधि आपको याद रखना है कि साइनाइड विधि सिल्वर और गोल्ड जैसी ऑर्नामेंटल मेटल्स जो हैं उनके शुद्धिकरण के लिए काम में ली जाती है। देखिए इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, जो भी हमारा मेटल होगा उस मेटल को अपन सोडियम या पोटेशियम के साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। इससे हमारा इनका क्या बन जाएगा, साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो गोल्ड या सिल्वर का साइनाइड कॉम्प्लेक्स का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन गया, डाइसाइनो अर्जेंटेट 1 कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन अपन जिंक जैसी मेटल के साथ में करवाएंगे। तो अगर आप जिंक धातु के साथ में इसका रिएक्शन करवाते हो तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर कैटायन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और जैसे ये सिल्वर कैटायन को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ बन जाएगा टेट्रासाइनो जिंकेट सेकेंड आयन, और साथ में हमें गोल्ड या सिल्वर जैसी धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये विधि किसके लिए काम में ली जाती है, गोल्ड या सिल्वर के प्यूरिफिकेशन के लिए काम में ली जाती है। इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं साइनाइड विधि या साइनाइड प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित समीकरण में अभिव्यक्त शुद्धिकरण की कौन सी विधि है। देखिए अब यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, निकल जो सॉलिड मेटल है, इम्प्योर निकल मेटल, इसकी रासायनिक अभिक्रिया हुई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन होकर के क्या बन जाता है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल NiCO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो टेट्रा कार्बोनाइल निकल यानी निकल का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स है, इसको जब हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ हमें प्योर निकल प्राप्त हो जाता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। तो ये जो समीकरण है वो शुद्धिकरण की कौन सी विधि को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो विधि है उसको अपन बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस या मॉन्ड प्रक्रम। निकल के शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जाने वाला स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसको अपन बोलेंगे मॉन्ड प्रोसेस। इसमें हम क्या करेंगे, कोई अशुद्धि वाला जो निकल मेटल है उसकी रिएक्शन 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में करवाई है। ठीक है, तो निकल का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ निकल कार्बोनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन गया, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये जो संकुल है इसका निर्माण हो जाता है, जहां निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। याद रखिएगा, केवल प्योर कार्बोनिल के साथ में जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है अगर लिगेंड साथ में कौन है, कार्बोनिल लिगेंड है। ठीक है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इंप्योरिटी वहीं पर रह जाएंगी। अब जब हम हाई टेम्परेचर पे इस टेट्रा कार्बोनिल निकल को गर्म करेंगे, उच्च ताप पर विघटित करेंगे, तो उच्च ताप पर विघटित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो आपकी अलग हो गई और हमें शुद्ध निकल प्राप्त हो जाता है। ये जो प्रोसेस है निकल धातु के शुद्धिकरण के लिए काम में लिए जाने वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, मॉन्ड प्रोसेस या मॉन्ड प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो देखिए वैद्युत अपघटनी परिष्करण अभी अभी हमने पढ़ा, एनोड पंख का निर्माण होता है, और एनोड पंख का निर्माण किस धातु के लिए होगा, एनोड पंख के लिए हमने कहा कि भाई जो कॉपर है उसके शुद्धिकरण के लिए हम इस प्रोसेस को काम में लेते हैं, जहां अशुद्ध एनोड जो कॉपर का बना हुआ है उसके नीचे अशुद्धियां जमा हो जाएंगी और प्योर कॉपर जो होगा वो कॉपर की पतली छड़ कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। तो कॉपर और जिंक जैसी जो धातुएं हैं उनके शुद्धिकरण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, वैद्युत अपघटनी परिष्करण या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस जो है इसको अपन
कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित समीकरण में अभिव्यक्त शुद्धिकरण की कौन सी विधि है। अब ये जो समीकरण है, उस समीकरण में आपको देखो प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस दे रखा है और आपको इस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को पहचानना है। यहाँ हमने कहा कि जिरकोनियम ये हमारी धातु है जो इम्प्योर मेटल है। इसको जब हम 870 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं तो ये बन गया टेट्रा आयोडो जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसी कॉम्प्लेक्स को जब हम 1800 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इससे हमें शुद्ध जिरकोनियम और आयोडीन प्राप्त हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो आपका कहलाएगा वॉन आर्केल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? वॉन आर्केल प्रोसेस। मोल्ड प्रक्रम तो हमने पढ़ा ही, किसके लिए काम में लिया जाता है? निकल के लिए काम में लिया जाता है। हॉल हेरोल्ड प्रक्रम ये आपके एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जाता है। तो मोल्ड प्रक्रम तो निकल के लिए, हॉल हेरोल्ड हो जाएगा एल्यूमिनियम के लिए। तो वॉन आर्केल प्रोसेस जो होता है वो टाइटेनियम, जिरकोनियम जैसी आपकी मेटल जो होती है, संक्रमण धातुएं जो होती हैं, उनके शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जाता है। इसमें हम करेंगे क्या? अशुद्ध धातु की अभिक्रिया पहले किसी अधिक क्रियाशील हैलोजन के साथ में करवाएंगे। कम ताप पर जब हैलोजन के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिस्पेक्टिव हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे हाई टेम्परेचर पर जब हम विघटित करते हैं तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और हैलोजन वहां से वियोजित हो जाता है। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, ट्रांजिशन मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम, जिरकोनियम जैसी धातुएं जो हैं उनके प्यूरिफिकेशन के लिए इस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। इसी वजह से इसको अपन क्या कहते हैं? वॉन आर्केल प्रोसेस कह देते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारा है, अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन किस विधि के द्वारा होता है? तो देखिए, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, इसका मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमें प्राप्त करने होंगे और ये हमें लगभग 100% प्योर यानी अति शुद्ध रूप में प्राप्त करने होते हैं। और अति शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए जिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं वो आपकी होती है जोन रिफाइनिंग टेक्निक या मंडल परिष्करण विधि। इस मंडल परिष्करण विधि में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो इम्प्योर मेटल का रॉड है, उस इम्प्योर मेटल के रॉड, जैसे मान लीजिए हमने इस रॉड को कह दिया AB, है ना, हमने AB इस रॉड को डिनोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक घूमने वाला हीटर इस रॉड के एक सिरे पर लगा देते हैं। ये क्या है? घूमने वाला हीटर है। इस हीटर से क्या होगा कि जैसे ये हीटर गर्म होगा, गर्म होने से क्या करेगा, मेटल जो है वो पिघलेगी, मेटल क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये गर्म होगा तो मेटल मेल्ट होगी और मेटल जैसे ही लिक्विफाई होगी, ये क्या हो रहा है कि हीटर साथ साथ रोटेट होकर आगे भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये मेटल के ए एंड से बी एंड की तरफ हीटर मूव करता जाएगा। मूव करने पर मेटल यहाँ से गर्म होगी, गर्म होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी। जैसे ही ये हीटर आगे जाएगा, वापस से ये मेटल का जो लिक्विड फॉर्म है वो ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद में क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में जमने लगेगा। यानी मेटल को हमने क्या किया, पहले तो हमने इसको लिक्विफाई कर दिया। लिक्विफाई करने के बाद में हीटर जैसे ही आगे बढ़ा, मेटल क्या हो जाएगी? ठंडी होने लगेगी और ठंडी होकर के किसमें? ठोस क्रिस्टल के रूप में जमा होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो इम्प्यूरिटी इस मेटल की रॉड में उपस्थित हैं, अशुद्धियां जो यहाँ पर इस मेटल या नॉन मेटल की रॉड में उपस्थित हैं, उन अशुद्धियों का गलनांक जो होता है वो पिघल जाती हैं, लेकिन उनका जो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, उनका क्रिस्टलीकरण जो होता है, या जो ठोस अवस्था में दोबारा बनती है, तो उनका क्रिस्टलीकरण उतनी आसानी से नहीं होता। इससे क्या होगा कि अशुद्धियां जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगी और जैसे जैसे ये हीटर आगे बढ़ता जाएगा, हीटर बढ़ते हुए हीटर के साथ साथ ये अशुद्धियां भी आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो आगे की तरफ यानी ए एंड की तरफ जो मेटल हमें प्राप्त हो रही है वो हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती चली जाएगी। इस प्रोसेस को अपन बार बार दोहराते हैं, तो बार बार दोहराने से हमें लगभग 100% तक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? जॉन रिफाइनिंग टेक्निक या मंडल परिष्करण विधि कह देते हैं। प्रोसेस क्या है? हमने रोटेटिंग हीटर को मेटल के एक एंड पर लगा दिया, हीटर से मेटल गर्म हुई, मॉल्ट हुई, मॉल्ट होने के बाद में हम उसको फिर से क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं। तो इम्प्योरिटी जिनका क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाता वो हीटर के साथ साथ मूव करके बहती हुई आगे चली जाती हैं। और बी वाला कॉर्नर जो होगा जहां पर सारी अशुद्धियां जाकर अलग हो जाएंगी, जमा हो जाएंगे, तो इस पार्ट को हम काट कर अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो आपका कहलाएगा मंडल परिष्करण विधि। किसके लिए काम में लिया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी अर्धचालकों के लिए काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
हमारे पास अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O का अपचयन किस अपचायक द्वारा किया जाता है जिससे हमें धातु प्राप्त हो जाती है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट कॉपर के लिए जो प्रश्न है उसमें हमने कहा कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर कॉपर के सल्फाइड Cu2S के द्वारा अपने आप अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो जब यह कॉपर का ऑक्साइड Cu2S के द्वारा अपचयित होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको शुद्ध कॉपर प्राप्त होगी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर आपके रिलीज होती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो जो पिघला हुआ कॉपर हमें प्राप्त हो रहा है, उस पिघले हुए कॉपर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगती है। उस रिलीज होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जैसे क्या बन जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ब्लिस्टर या फफोले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ब्लिस्टर या फफोले। और इसी वजह से जो तांबा या कॉपर हमें प्राप्त हुआ है, इस तांबे को अपन क्या बोलते हैं? फफोलेदार तांबा, ब्लिस्टर्ड कॉपर या फफोलेदार तांबा हम कह देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉपर का जो ऑक्साइड था उसको अपचयन किया किसने? कॉपर के सल्फाइड ने। ठीक है, तो कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से यहाँ पर 0 हो गई, तो इसका अपचयन हो गया, सल्फर का ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसको अपचयन के लिए कौन सा अपचायक काम में लिया जाता है? Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड यहाँ पर काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी वो मॉल्टन कॉपर में से निकलती है। तो मॉल्टन कॉपर में क्या होगा? ब्लिस्टर या फफोले बन जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाले कॉपर को अपन ब्लिस्टर्ड कॉपर या फफोलेदार तांबा कह देते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन वैद्युत अपघटन के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो देखिए, आयरन जो मेटल है उसका उत्पादन अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या वैद्युत अपघटन प्रोसेस के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, आयरन का जो रॉड लेंगे उसका ऑटो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, इस वजह से आयरन को अपन वैद्युत अपघटन के द्वारा रिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारे पास में है, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। अभी देखिए, आयरन अब इसका निष्कर्षण कर रहे हैं तो हमें प्रगलन में क्या मिलेगा? धातुमल मिलेगा। तो धातुमल के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें अपन कोई गालक मिलाते हैं। अब यहाँ पर आयरन जो मेटल है इसके साथ में इम्प्योरिटी के रूप में जनरली क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड में जब अपन सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है? देखिए, कैल्शियम है एल्कलाइन मेटल। अब ये एल्कलाइन मेटल है तो ये कैसा हो जाएगा? एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो गालक मिलाएंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक फ्लक्स और एल्कलाइन कैल्शियम ऑक्साइड आपस में मिलकर के क्या बन जाएंगे? CaSiO3, कैल्शियम का सिलिकेट बन जाता है। और ये जो धातुमल बना हुआ है वो यहाँ पर अलग हो जाता है। तो आयरन के निष्कर्षण में जो धातुमल हमारा प्राप्त होगा वो किसका हो जाएगा? कैल्शियम का सिलिकेट हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारा है, थर्माइट विधि में अपचायक होता है। तो देखिए, थर्माइट विधि अगर अपन इसका पूरा नाम देखें तो इसको अपन बोलते हैं एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। क्या नाम है इसका? एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, या हिंदी में कहें तो इसको अपन कहेंगे एल्यूमिनियम तापी विधि, एल्यूमिनो तापी विधि। ठीक है, तो एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनो तापी विधि में देखिए नाम में ही क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो काम में लेते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो इस विधि में हम क्या करते हैं? अपचायक के रूप में एल्यूमिनियम को काम में ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखें, सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट का गर्म किया जाना क्या कहलाता है? देखिए, अब हमने कहा कि सल्फर यानी सल्फाइड अयस्क अगर हैं तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए जो विधि हम काम में लेते हैं वो कौन सी होती है? सांद्रण के लिए हम विधि काम में लेंगे झाग प्लवन विधि। याद रहे, से सल्फाइड अयस्क अगर आएगा तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण झाग प्लवन विधि से किया जाता है। अगर चुंबकीय अयस्क है तो उसका सांद्रण करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में लेते हैं, लेकिन सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करने के लिए अपन कौन सी विधि काम में लेंगे? झाग प्लवन विधि काम में लेंगे। अब ये जो सांद्रित सल्फाइड अयस्क है इसको हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए देखो हमारे पास दो प्रोसेस थे, एक तो था निस्तापन और दूसरा था भर्जन। तो भर्जन जो होता है, भर्जन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किसके लिए? सल्फाइड अयस्कों को उनके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम काम में ले लेते हैं। तो सल्फाइड अयस्कों में से सल्फर को दूर करके हमने क्या बनाना है? मेटल ऑक्साइड बनाना है। तो मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हम जो प्रोसेस काम में लेंगे वो क्या हो जाएगा? भर्जन हमारा हो जाता है। निस्तापन जो होता है ये प्रोसेस हम कार्बोनेट
या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अयस्कों को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो निस्तापन मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट का किया जाएगा, लेकिन भर्जन अगर करना है तो किसका किया जाएगा, मेटल के सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व। यहाँ देखिए तत्व हमसे पूछा हुआ है, एलिमेंट की बात हमसे कर रहे हैं। तो एलिमेंट में देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में कोई एलिमेंट हमारा पाया जाता है, किसके फॉर्म में, ऑक्साइड कंपाउंड के रूप में। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारा ऑप्शन नहीं है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व धातु कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम हमारी पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। लेकिन धातु का निष्कर्षण इकलौती शर्त नहीं है, क्या होना चाहिए, धातु का निष्कर्षण सस्ता होना चाहिए, धातु का निष्कर्षण आसान होना चाहिए, प्लस धातु का निष्कर्षण कम लागत में होना चाहिए। अगर ये तीन शर्तें भी पूरी होती हैं तो ऐसे खनिज को अपन क्या कह देते हैं, अयस्क कह देते हैं। ठीक है, बाकी खनिज तो हमारे जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं वो हैं, और उनसे धातु का निष्कर्षण सस्ता है, आसान है, कम लागत में है, तो उस खनिज को अपन कहेंगे अयस्क। अगला प्रश्न देखें, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व हैं। अब देखो समुद्री जल या मराइन वाटर की अगर अपन बात करें तो कहाँ से आ रहा है, तो हम देखते हैं समुद्रों का जो पानी है, जैसे हमारे पहाड़ हैं तो उन पहाड़ों पर जो ग्लेशियर हमारे पिघलते हैं, तो उन पहाड़ों से होते हुए ये पानी नदियों के द्वारा समुद्र में डाला जाता है। और समुद्र में जब ये आएगा तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा। वहां से हम याद रखें, और ये खारा पानी जो होगा वो किसकी वजह से होगा, सॉल्ट यानी लवण की वजह से होगा। और लवण क्या होते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम के आपके हैलाइड सॉल्ट हो जाते हैं। तो सोडियम और मैग्नीशियम के जो हैलाइड हैं उनकी वजह उनमें समुद्र में पाए जाने वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, सोडियम और मैग्नीशियम, दोनों एलिमेंट समुद्र में हमारे प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाएंगी, गैंग या आघात्री, आधात्री जिसको आप कहते हैं वो कहलाती है। ठीक है, मिश्र धातु, ये तो मेटल 1 और मेटल 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो मिक्सचर है उसको अपन कहेंगे फ्लक्स। ये हमने कहा प्रगलन में जो हम मिला रहे हैं, प्रगलन में हम क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ में जो गालक मिला रहे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या सिलिका हम मिला रहे हैं, सिलिका क्या हो जाएगा आपका अम्लीय गालक हो जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका क्षारीय गालक हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा है उसके ऊपर अपन देख लेते हैं कि भाई अगर अम्लीय होगा तो क्षारीय गालक मिलाएंगे, क्षार होगा तो अम्लीय गालक मिलाएंगे, और यहाँ पर जो बनेगा वो आपका कहलाता है फ्लक्स। ठीक है, बाकी गैंग या आधात्री क्या होती है, जो अयस्क में अशुद्धि हमारी पाई जाती है, अयस्क को जब अपन जमीन से खोद कर निकाल रहे हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस में शुरू करते हैं, तो उस समय उसमें जो अशुद्धि पाई जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, गैंग या आधात्री कह देते हैं। तो ये हमारे प्रश्न थे जिसमें हमने मेटलर्जिकल प्रोसेस यानी धातुओं के शुद्धिकरण की विधियां और उनके अलग अलग प्रक्रम के बारे में सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।